हेलो एवरीवन। तो आज है डे 16 ऑफ आवर 45 डे हार्ट चैलेंज। लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक इज we will start with BNS today, and first of all I will tell you the chapters रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है चैप्टर्स को, और सेक्शंस को मैं पढ़ाऊँगी। देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर 5, दैट इज़ अरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इसकी एक सेक्शन, इसकी रेंज है हमारी 35 से लेके 62 तक। तो एक सेक्शन हम लोग को टिप्स पे याद होने चाहिए। इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वी विल स्टार्ट विद दिस क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम BNS को देखेंगे तो कितने चैप्टर्स हैं इसमें, पहले हम लोग को जानना है कि कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर जानें कि हम कितने सेक्शंस हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं। तो चैप्टर्स हैं हमारे 39, ठीक है। सेक्शंस हैं हमारे 531, ठीक है, टोटल सेक्शंस। और शेड्यूल कितने हैं, तो वी हैव 2 शेड्यूल्स, तो 2 शेड्यूल्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं और स्केड्यूल्स कितने हैं, तो चैप्टर्स कितने 39, सेक्शंस है 531 और स्केड्यूल्स हैं 2, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा चैप्टर कहाँ तक जाता है, उसकी क्या रेंज है, ठीक है। तो चैप्टर 1 है जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी, जिसमें हमारे सेक्शन क्लॉज आते हैं, डेफिनेशन आता है और क्या क्या आते हैं, और हमारी एप्लीकेबिलिटी शॉर्टल वगैरह जो टॉपिक रहता है वो आता है। तो ये सब आते हैं हमारे सेक्शन 1 में, खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट। तो अगर कोई भी देखो BNS में क्या है, BNSS में है वी हैव क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर होते कहाँ हैं, तो वो तो क्रिमिनल कोर्ट में होंगे। तो कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और कोर्ट के क्या पावर्स हैं, और यहाँ पे PP के बारे में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सब दिया गया है 18 से लेकर के 20 के बीच में, ठीक है। और जितने भी जजेस होते हैं, बी इट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इसी चैप्टर में दिए गए। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है। तो अगर देखिए फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे देंगे। आप किसी से मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि माय नेम इज़ सो एंड सो। तो अपनी इंट्रोडक्शन आपने दे दी, ठीक। अब इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद फिर आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्रिमिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। पहले नाम बताएंगे, इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्रिमिनल कोड बनाया जाएगा। फिर बनाने के बाद क्या करेंगे, उनको पावर देंगे, ठीक है। कोर्ट की पावर आ गई तो 3 में पावर आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ चैप्टर 1 में क्या लिखा है, तो वी हैव प्रीलिमिनरी, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है हमारा प्रीलिमिनरी चैप्टर 1, इट इज़ 1 to 5 सेक्शन। फिर चैप्टर नंबर 2 क्या बात करता है, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसका, क्रिमिनल कोड्स का, ठीक है। क्रिमिनल कोड्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो इट इज़ 6 to 20, ठीक है। 20 हमारे डायरेक्टरेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन वगैरह भी आ गए। चैप्टर 3 अगर आएगी हमारा, तो चैप्टर 3 में क्या बोला गया, पावर्स। किसकी पावर्स, वी हैव पावर्स कोर्ट की, और 21 से लेके 29 में दिया गया है। तो 21 to 29 ऐसे करके आप लिखा करिए खुद से। फिर आगे आते हैं, फिर आता है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में क्या बात की है, सुपीरियर ऑफिसर के बारे में बात किया गया है। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू मैजिस्ट्रेट। तो चैप्टर 4 आ गया पुलिस के पास, ठीक है। तो चैप्टर 4 में क्या दिया है, चैप्टर 4 में वी हैव पावर, ये वाली कोर्ट की थी, ये वाली पुलिस की थी, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 30 से ले करके वी हैव टिल 34, ठीक है, चैप्टर 4। फिर आगे आते हैं, फिर हम लोग का है चैप्टर 5। चैप्टर 5 किसके बारे में बात करता है, अब देखिए पहले आ गया हमारा इंट्रोडक्शन, फिर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आ गया कोर्ट, पावर ऑफ द कोर्ट, फिर आ गया पावर ऑफ द पुलिस। अगर पुलिस को पावर देंगे तो पुलिस क्या करती है, उनका काम क्या है, अरेस्ट करने का, तो अरेस्ट करने वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद अब चैप्टर 5 की रेंज क्या है, तो वी हैव 35 से लेके 65। तो चैप्टर 5 अरेस्ट
कहाँ से कहाँ तक है? 35 to 62, ठीक है। उसके बाद है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या बात करता है? कंपेल दी अपीयरेंस। देखिए 6 में हम लोग अपीयरेंस के लिए बुलाएंगे और 7 में हम लोग बुलाएंगे प्रोडक्शन ऑफ द थिंग। पहले हम फोर्स कर रहे हैं तुम खुद आ जाओ, और दूसरे में फोर्स कर रहे हैं कि आप सामान ले आओ, खुद आ जाओ सामान ले आओ, खुद आ जाओ सामान ले आओ। तो 6 और 7। फिर 8 आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में, कि जैसे कोई प्रोसीजर यहाँ चल रहा है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि इंडिया से बाहर है और वो इन्वॉल्व है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो क्या करेंगे हम इंडिया वाले जो हैं हम वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे फॉरेन कंट्री को, और फॉरेन कंट्री हम हेल्प करेगी हमको। तो एक गुड प्रो क्यो समथिंग फॉर समथिंग वाला रिलेशन है, और इसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके बारे में बात करता है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का ऊपर के सेक्शंस याद करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है ये सब याद करना है। फिर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर अच्छा, और मतलब सिक्योरिटी मतलब पैसे जमा करने पड़ेंगे आपको, अगर आपको एक एसेट्स जमा करने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बात हो रही है कि अगर कोई किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस को लगता है कि ऐसा भविष्य में आभास हो सकता है, तो इसीलिए सिक्योरिटी को वो मांग सकते हैं। फिर उसके बाद ये मेंटेनेंस, चैप्टर 10 मेंटेनेंस के बारे में बात करता है फॉर वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। फिर चैप्टर 11 बात करता है पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में। चैप्टर 12 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में, दैट इज़ FIR। नहीं, ये वाला तो प्रिवेंटिव एक्शन है, और इसके बाद वाले जो है वो है FIR। चैप्टर 13 में बात करता है, चैप्टर 13 में बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। फिर 14 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, इंक्वायरी और ट्रायल की पावर दी गई है। फिर 15 बात करता है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। फिर चैप्टर 16 बात करता है कंप्लेंट्स टू द मैजिस्ट्रेट। चैप्टर 17 यहाँ आ गए, 16 हो गया, ये 17 हो गया, 18 हो गया। 17 क्या बात करता है? कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट। और चैप्टर 18 बात करता है चार्जेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद 19 है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। फिर 20 है हमारा वारंट ट्रायल। फिर 21 है सम्मन ट्रायल, ठीक है। फिर 22 है हमारा समरी ट्रायल। तो ये वाले बस याद कर लेते हैं हम लोग। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, नहीं सम्मन ट्रायल, फिर समरी ट्रायल। तो मैं स्टार्ट करूँगी 19 से, ठीक है। 19, 20, 21, 22। तो समरी ट्रायल हमको याद करना है। समरी ट्रायल वी हैव इन 22, ठीक। सम्मन और वारंट, पहले वारंट आएगा फिर सम्मन होगा, तो 20, 21, और कोर्ट ऑफ सेशन सबसे पहले है तो 19, ठीक है। इसके बाद है प्ली बारगेनिंग का प्रोविज़न, जो कि 23 में दिया गया है, प्ली बारगेनिंग। फिर 24 में दिया गया है अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, ठीक है। कोई व्यक्ति जो कि कोर्ट में कन्फाइंड है, डिटेन्ड है, उसका अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट अगर होगा उसके बारे में प्रोसीजर दिया गया है। फिर एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे इंक्वायरी एंड ट्रायल में, इसके बारे में बात किया गया, एविडेंस जो है। उसके बाद है हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। यहाँ पे एविडेंस के बारे में है 25 में, 26 में है जनरल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। फिर इसके बाद है हमारा 27 अनसाउंड पर्सन के बारे में है। 28 ऑफेंस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जजमेंट, जो कि है 29 में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सबमिशन फॉर द डेथ फॉर द कन्फर्मेशन। जब भी कोई कोर्ट ऑफ सेशन अगर डेथ पेनल्टी देता है तो इट इज़ टू बी कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट, इसके बारे में प्रोविज़न है। तो अगर डेथ सेंटेंस को कन्फर्म कराना है उसके बारे में कहाँ दिया गया है? वी हैव इन चैप्टर 30। 31 में क्या दिया गया है? वी हैव अपील, ठीक है। इसको याद कर लेना है। अपील कौन से चैप्टर में दिया? 31 में दिया है। और हमारा प्ली बार्गेनिंग कहाँ दिया था? 23 में दिया था। फिर अपना जजमेंट कहाँ दिया है? 29 में दिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि
जजमेंट कहाँ दिया है, फिर हमारा समरी ट्रायल कहाँ दिया है, समन ट्रायल कहाँ दिया है, और वारंट ट्रायल कहाँ दिया है। तो वारंट और समन मैं स्टार्ट कर, तो मैंने क्या याद कराया था कि 19 से शुरू करूँगी, कोर्ट ऑफ सेशन में 19 है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के बारे में। फिर उसके बाद है वारंट, उसके बाद है समरी। तो पहले वारंट आएगा तो वारंट 20 में हो गया, उसके बाद समन है, सॉरी पहले वारंट है फिर समरी, उसके बाद समन है। तो समरी हो गया 21 में और हमारा समन हो गया कहाँ, 22 में। तो समरी ट्रायल हमारा 22 में है, समन ट्रायल हमारा 21 में है, वारंट ट्रायल हमारा 20 में है। जजमेंट कहाँ दिया गया था, जजमेंट मैंने कहाँ बताया आपको, जजमेंट 29 में बताया, ठीक है, 29 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहले अपील आएगा, 31 में हमने अपील कर लिया। फिर 32 में वी हैव रेफरेंस एंड रिवीजन। फिर 33 में दिया गया ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। 34 में क्या दिया गया, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कंप्यूटेशन, ठीक है। तो ये इसके बारे में दिया गया है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कंप्यूटेशन। फिर उसके बाद है हमारा बेल का प्रोविज़न। बेल का प्रोविज़न हमने कहाँ दिया है, 35 में दिया। 35 में क्या दिया है, बेल का प्रोविज़न दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, फिर है हमारा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ये कहाँ दिया, 36 में दिया। 37 में इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में, अगर कोई गलतियाँ हो गई, कोई त्रुटि हो गई प्रोसीडिंग में तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है हमारा चैप्टर 38 38 है, ठीक है। तो ये बात करता है लिमिट्स इन टेकिंग कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लेने का टाइम लिमिट क्या है, ठीक है, ये लिमिटेशन के बारे में बात करता है। और 39 मिसलिनियस प्रोविज़न के बारे में बात करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि, चलो शुरू से शुरू करते हैं, आप सवाल लगाइए, जजमेंट कहाँ पे दिया है, फिर है समन ट्रायल कहाँ दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद वारंट ट्रायल कहाँ दिया है, अपील कहाँ दिया है, फिर हमारा जजमेंट तो हो गया। फिर अपील के बाद बेल कहाँ दिया है, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहाँ दिया है। फिर उसके बाद लगाइए, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद कोर्ट्स पावर, फिर इंफॉर्मेशन वाला टू पुलिस, वो कहाँ दिया है। फिर जनरल प्रोविज़न ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है, ये कहाँ दिया है। इसके बाद है पावर ऑफ पुलिस, ये कहाँ दिया है, ठीक है। और आइए, अरेस्ट ऑफ पर्सन कहाँ दिया है। उसके बाद मेंटेनेंस कहाँ दिया है। इसके बाद पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर कहाँ दिया है, पब्लिक ऑर्डर प्लस ट्रैंक्विलिटी कहाँ दिया है। इसके बाद वी हैव कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट कहाँ दिया है। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कहाँ दिया है, प्ली बार्गेनिंग कहाँ दिया है। उसके बाद अपील तो हो गया, और रेफरेंस एंड रिवीजन ये कहाँ दिया है, और इरेगुलर प्रोसीडिंग कहाँ दी है। तो जजमेंट कहाँ दिया है, तो जजमेंट दिया है हमारा 29 में, ठीक है। समरी ट्रायल कहाँ दिया है, तो समरी ट्रायल मैंने याद कराया था 19, 20, 21, 22। 19 में क्या है, 19 में कोर्ट ऑफ सेशन है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर वारंट लिखेंगे, फिर सम्मन लिखेंगे, फिर समरी लिखेंगे। तो 22 इसका आंसर होगा, 22। फिर वारंट हमने कहाँ लिखा है, 20 में लिखा है। अपील कहाँ दी गई है, तो इट इज़ गिवन इन 31, ठीक है। अगर अपील यहाँ दी गई है तो उसका जस्ट बाद वाला क्या है, 32 में हमारा
रेफरेंस रिवीजन है, ठीक है। फिर बेल का प्रोविज़न कहाँ दिया, तो बेल इज़ गिवन इन 35, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट 8 में दिया है। पहले के तो 8 चैप्टर अपने को एकदम टिप पे याद होने चाहिए। 1 प्रिलिमिनरी, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 3 पावर किसकी, पहले कोर्ट की पावर आएगी, फिर 4 में पावर ऑफ पुलिस, फिर 5 में अरेस्ट, 6 में क्या है, 6 में सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ पर्सन, कंपेल अपीयरेंस, ठीक है, और 7 में कंपल थिंग, ठीक है। पहले इंसान को बुलाएंगे या तो फिर उसका आदमी को बुलाएंगे। उसके बाद है 8 में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। फिर कोर्ट की पावर कहाँ दी गई है, तो कोर्ट की पावर दी गई है 3 में, और पुलिस की पावर कहाँ दी गई है 4 में। तो इन्फॉर्मेशन टू पुलिस चैप्टर 13 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 173 में FIR होती है। उसके बाद जनरल प्रोविजन टू इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड इंक्वायरी, ठीक है। तो जनरल प्रोविजन ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी के बारे में होगा। अगर मैं ट्रायल एंड इंक्वायरी के बारे में देखूं, ट्रायल इंक्वायरी, इसके लिए 3 चैप्टर्स प्ले में आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर 14, जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन के बारे में। चैप्टर 14 जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए, ठीक है। चैप्टर 14। फिर है चैप्टर कौन सा, 2 चैप्टर साथ साथ में है। पहला चैप्टर है हमारा 25 और 26। ये बात करता है एविडेंस के बारे में, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। और चैप्टर 25 इसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है जनरल प्रोविजन के बारे में, जनरल प्रोविजन इंक्वायरी ट्रायल, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग इंक्वायरी ट्रायल में याद करेंगे। 14 जो है जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है, 25 जो है एविडेंस के बारे में बात करता है, और 26 जो है जनरल प्रोविजन के बारे में बात करता है। तो जनरल प्रोविजन वाला हमारा क्या है, 26 है। पावर ऑफ पुलिस अगर होगी तो चैप्टर 4 में होगी, और पावर ऑफ कोर्ट होगा तो वो कहाँ होगा, चैप्टर 5 में होगा, ठीक है। फिर अरेस्ट कहाँ, सॉरी यहाँ पे चैप्टर 5 नहीं, यहाँ पे चैप्टर 3 है, क्योंकि 5 में तो अरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 5 का 2 गुना है हमारा मेंटेनेंस, 10 में दिया है मेंटेनेंस। फिर पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, तो ये कहाँ दिया गया है, तो इट इज़ गिवन इन चैप्टर 11। 9 में क्या दिया गया है, तो 9 में दिया गया है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। फिर कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट कहाँ दी गई है, तो चैप्टर 16 में दी गई है। फिर कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दिया गया है, चैप्टर 19 में दिया गया। प्ली बार्गेनिंग कहाँ दी, 23 में दी गई है। और रेफरेंस रिव्यू हमारा 32 में दिया गया है। 31 में क्या दिया गया, 31 में वी हैव अपील। फिर इरेगुलर प्रोसीडिंग में कहाँ पे दी गई, 37 में दी गई है, 37 में दी गई। 38 में क्या दिया गया है, लिमिटेशन दिया है। 39 लास्ट चैप्टर मिसलीनियस के बारे में है। 36 ऊपर जाएंगे तो क्या दिया गया रहेगा, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, फिर वी विल मूव ऑन टू दी। अभी इसमें एक और चीज़ें बची, हमने रेंज याद नहीं की है, तो एक बार और इस चैप्टर्स को रिवाइज तो मैं करवाऊंगी, उस बार रेंज याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही बार में इंसान खाना खाएगा तो एकदम मोटा हो जाएगा ना, तो ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऊपर रिवाइज करने के ऊपर। चैप्टर 1 में दिया है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, क्रिमिनल कोड का, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर दिया है हमारा पावर ऑफ द कोर्ट 3 में दिया गया है, पावर ऑफ द पुलिस 4 में दिया गया है, अरेस्ट चैप्टर 5 में दिया गया है, कंपेल अपीयरेंस चैप्टर 6 में दिया गया, कंपेल थिंग चैप्टर 7 में दिया गया है। फिर चैप्टर 8 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट चैप्टर 8 में दिया गया है, सिक्योरिटी ऑफ पीस एंड गुड बिहेवियर चैप्टर 9 में दिया गया है, और मेंटेनेंस चैप्टर 10 में दिया गया है। फिर चैप्टर 11 में क्या दिया है, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। फिर प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ दिया गया, 12 में दिया गया है। इन्फॉर्मेशन टू पुलिस
13 में दी गई है। फिर जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल कोड 14 में दी गई है। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग कहाँ दी गई, 15 में दी गई है। कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट कहाँ दिया गया, 16 में दिया गया। फिर प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट 17 में दी गई है। चार्ज दिया है 18 में, कोर्ट ऑफ सेशन 19 में, वारंट 20 में, समन 21 में, समरी 22 में, फिर प्ली बार्गेनिंग 23 में, फिर कन्फाइंड पर्सन को अगर अपीयर करवाना है, अपीयरेंस करवाना है, वो कहाँ दिया है, 24 में दिया है। एविडेंस के बारे में कहाँ दिया है, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल 25 में दिया गया है। फिर जनरल प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल हमने 26 में दिया गया है। 27 में अनसाउंड पर्सन के बारे में प्रोविजन है। 28 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में प्रोविजन है। 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में है। फिर 30 जो है वो कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के बारे में है। फिर 31 में हमारा अपील के बारे में है। 32 में अपना रेफरेंस एंड रिवीजन है। फिर 33 में वी हैव ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। 34 में वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जीक्यूशन, सेकेंड सस्पेंशन, फिर रेमिशन, फिर कंप्यूटेशन। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन और रेमिशन एंड कम्यूटेशन, ठीक है। फिर आगे आते हैं 35 में बेल प्रोविजन दिए गए, बेल एंड बॉन्ड। 36 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 37 में इरेगुलर प्रोसीडिंग। 38 में लिमिटेशन के बारे में बात करता है, इन टेकिंग कॉग्निजेंस। और 39 जो है वो मिसलिनियस के बारे में बात करता है। अब ये सवाल का जवाब दीजिए कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर। तो चैप्टर हमारा 39 है। सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस वी हैव 531, ठीक है। शेड्यूल्स कितने हैं, तो वी हैव 2 शेड्यूल्स, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अरेस्ट ऑफ द पर्सन को जो पढ़ने से पहले एक बार बस गो थ्रू कर लेते हैं इस टॉपिक को। उसके बाद वी विल डू द MCQ, और MCQ लगाते लगाते हम प्रोविजंस को याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स डाइव इनटू दिस। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है वो चैप्टर कौन से दिया है, वी हैव चैप्टर 5 विच टॉक्स अबाउट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। 35 से लेके 62 का प्रोविजन है। फिर अरेस्ट ऑफ द पर्सन विदाउट वारंट के बारे में 35 में दिया गया। 36 में बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में दिया गया है, 2-4 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। 37 में दिया गया है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में, ठीक। 38 में दिया गया मीटिंग द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस पे ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरोगेशन द पर्सन अरेस्टेड हैज़ अ राइट टू मीट हिज एडवोकेट, ठीक है। 39 में बोलता है रिफ्यूज़ल। कोई व्यक्ति अगर मना कर रहा है अपना नाम देने से, अपना एड्रेस देने से, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम्स। फिर 40 में बात करता है प्राइवेट अरेस्ट के बारे में। कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, किस ग्राउंड में करेगा, वी विल गेट इन टू दिस, देन वी विल स्टडी अबाउट इट। फिर 41 में बात करता है अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट। 42 बात करता है अरेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के अरेस्ट के बारे में। 43 बात करता है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा, व्हाट इज़ दी प्रोसीजर। 44 में बात करता है सर्च ऑफ प्लेस के बारे में। और 49 में बात करता है सर्च ऑफ द पर्सन अरेस्टेड के बारे में। फिर 45 में बात करता है अदर जुरिस्डिक्शन में, अगर किसी और जुरिस्डिक्शन में जा करके अरेस्ट करना रहेगा तब कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करता है। 46 में बात करता है कि ज़रूरत नहीं है एकदम रिस्ट्रेन करने की, अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सबमिट कर रहा है तो दैट इज़ इनफ। फिर 47 क्या बात करता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जानने का अधिकार है। 48 राइट्स के बारे में बात करता है, इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट। 50 बात करता है कि जो भी डेंजरस वेपन्स होंगे उसको सीज कर सकते हैं। फिर 51, 52 एंड 53 एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। 51 जो है वो बात करता है एक्यूज की एग्जामिनेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। 52 बात करता है एक्यूज्ड ऑफ रेप, उसका एग्जामिनेशन होगा 52 में। 53 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। जब भी अरेस्ट होता है तो व्यक्ति का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है कि जब उसका अरेस्ट हो रहा है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या था। फिर 54 बात करता है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोविज़न है, आप कमेंट में लिखेंगे कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो कि दे रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन के बारे में इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से लिंक टेस्ट TIP टेस्ट
आइडेंटिफिकेशन परेड से लिंक कौन सा प्रोविज़न है BSA का, आप इसको कमेंट में लिखेंगे। आई विल पिन द कमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है 55 में बात करता है सबऑर्डिनेट के बारे में। सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट, कोई भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। 56 में बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है तो उसके हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। 57 में बात करता है बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पर्सन अरेस्टेड को लेके जाया जाएगा मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास, ठीक है। और 24 आवर्स में किसके सामने प्रस्तुत करना है, तो वो किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। 24 आवर मजिस्ट्रेट वाला प्रोविज़न 58 में दिया गया है। अब यहाँ पे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न जो है वो बात करता है 24 आवर्स के बारे में। तो ये दिया गया है आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में, ठीक है। विद इन 24 आवर्स किसी अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना रहता है। फिर 59 में क्या बात किया है, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, मतलब यहाँ पे ड्यूटी बताता है किसके बारे में, पुलिस के ऊपर ड्यूटी बताता है कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताए, किस बारे में बताए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताए कि उन्होंने कोई भी विदाउट वारंट जो अरेस्ट किया है उसके बारे में इन्फॉर्म करने की ड्यूटी किसकी है, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की है, ठीक है। इसी के बारे में बात करता है ये 59। फिर 60 में बात करते हैं डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था अप्रीहेंशन में, उसको रिलीज किया जा सकता है। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड, बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसके बारे में 61 में बात करते हैं, ठीक। 61 क्या बात करता है, पावर ऑन एस्केप और परस्यू और रीटेक। कोई भी व्यक्ति जो कि भाग गया है उसको परस्यू करने के लिए जो पावर दी गई है वो 61 में दी। 61 में बात करता है कि जो भी अरेस्ट होगा वो अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ द संहिता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब सवालों पे आते हैं। हाफ एन आवर हो चुके हैं, अब सवाल लगाते हैं, कोशिश करते हैं सेक्शंस को याद करने का। तो सेक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर 5 है, करेक्ट। 35 से लेके 62 तक दिया गया है, ठीक है। 35 से 62 तक दिया गया है। फिर अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट कहाँ है, तो वी नो इट इज़ 41। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन इज़ 40। फिर अरेस्ट हाउ मेड बताइए, तो ये 39 था आई गेस, 35 नो 43 था। और अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है वो 35 है। तो ए का क्या होगा, ए का होगा 3, फिर बी का होगा 2, फिर सी का होगा 4 और डी का होगा 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी होगा इसका आंसर, 217 का सी, करेक्ट। फिर ये वाला देखिए सेम है बट हम लोग को इसमें से सेक्शंस याद करने हैं। तो अरेस्ट हाउ मेड कहाँ दिया गया, 43 में दिया गया, ठीक है। अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में कहाँ दिया, 35 में दिया गया। फिर अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट करेंगे, 41 में है, और 40 में दिया गया प्राइवेट पर्सन के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं प्रोविज़न को लिखना चाहूँ तो 40 हम लोग चालू कहाँ से करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 40 में दिया है प्राइवेट पर्सन, 41 में दिया है मजिस्ट्रेट, 42 में दिया है आर्म्ड पर्सन के आर्म्ड फोर्स के बारे में, और 43 में दिया गया है अरेस्ट हाउ मेड, ठीक है। अब ये प्रोविज़न को हम लोग लगाते हैं, तो अरे मिटा दिया, बताइए अरेस्ट हाउ मेड कहाँ दिया है, 43 में। फिर विदाउट वारंट कहाँ दिया है, 45 में। और अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट कहाँ दिया है, 41 में। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन 40 में, ठीक। अब यहाँ से मिलाने की कोशिश करते हैं। ये सारी मेहनत मेरी मम्मा ने की है, बैठ के उन्होंने पूरी बुक सिंगल्स ही कन्वर्ट कर दी, उनको मतलब 1 महीना लगा मे भी,
और उन्होंने पूरा कर दिया। 1 महीना भी नहीं, 15 दिन में कर दिया उन्होंने कंटिन्यूसली बैठ के। तो ऑल थैंक्स टू हर। फिर 43, ए का आंसर क्या होगा? तो ये 3 है, ए का 3 है। फिर बी का है 4, सी का है 2 एंड डी का है 1। तो 3 4 2 1 कहाँ है? क्वेश्चन ही गायब हो गया। मैंने पिक्चर क्लिक नहीं किया होगा, मे बी वो वाला मिस हो गया मेरे से। चलिए मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। इसीलिए 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है मुझे, और 1.5 घंटे की वीडियो बनाने में 2.5 घंटा लग जाता है। इसीलिए टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियोस कम आती, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आती। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने क्या बताया? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1, वेयर इज 3 4 2 1? ए में। तो 2 1 8 का आंसर क्या है? ए है, राइट। चलिए आगे आते हैं। अब कौन सा प्रोविज़न है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो अगर मैं 41 को देखूं तो मुझे क्या याद आना चाहिए? 41 से मुझे अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट याद आना चाहिए। ठीक है, और व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट वाला केस होगा तो मैं 35 याद आना चाहिए। फिर इसके बाद अगर 39 को मैं देखूँ तो ये क्या बात करता है? 39 अरेस्ट बिफोर वाला है। ठीक है, ये रिफ्यूज़ल टू गिव नेम वाला ही है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर भी वी विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा 40 किसके बारे में है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। तो प्राइवेट पर्सन है, और अरेस्ट हाउ मेड कहाँ पे दिया है? तो अरेस्ट हाउ मेड दिया है 43 में। ठीक है, 35 कौन सा बात करता है? 35 बात करता है पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट 35, और अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट कहाँ है? तो अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट है 41 में। मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया है, लेकिन राइट आंसर वी हैव 2, बी आंसर होगा इसका, क्योंकि ये करेक्ट है। 39 में ही दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर नाम देने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है टू गिव नेम एंड एड्रेस, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है टू असर्टेन द नेम एंड एड्रेस, और वंस हिज नेम इज असर्टेन ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, बॉन्ड और बेल, राइट। उसके बाद हु इज़ गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट अंडर सेक्शन 42 में किसके बारे में बात होती है? तो ये बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस वाले व्यक्तियों का अरेस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार बेयर एक्ट देख लेते हैं। ठीक है, 43 जितने मैं प्रोविज़न दिखा रही हूँ, अगर आपको आंखों से दिखेंगे तो आपको याद रहेंगे। देखिए, ये जो हमने पढ़ा अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम, तो कोई भी व्यक्ति जिसके इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर के सामने, उनके प्रेजेंस में कोई भी व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। ठीक है, और रिफ्यूज़ टू डिमांड सच, मतलब रिफ्यूज़ कर देता है कि देने से उस सच ऑफिसर को नाम और रेसिडेंस। ठीक है, या फिर कोई भी नाम देता है तो ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है कि वो गलत है, तो उसको अरेस्ट करके उसका नाम को असर्टेन किया जा सकता है। फिर जब ट्रू नेम और रेसिडेंस जो है वो असर्टेन हो जाएगा, ही शैल लिखा है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, शैल लिखा है, मतलब कंपल्शन ऑन द पुलिस ऑफिसर टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ रिक्वायर। अगर मजिस्ट्रेट से आपको लगेगा तो आपको आना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो ये बेल बॉन्ड कौन भरेंगे? शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज डिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब किसी भी इंडियन को उसकी बेल बॉन्ड भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ट्रू नेम और रेसिडेंस जो है वो सडन नहीं हो पाता 24 आवर्स में, 24 घंटे हो चुके हैं उसका नाम और वो पता चल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट और इफ फेल टू एग्जीक्यूट बेल बॉन्ड और सो रिक्वायर्ड फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी एंड ही शैल फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो या तो कोई व्यक्ति नाम को पता नहीं चल पा रहा है, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या तो 24 आवर्स में, या तो फिर वो अपना बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो
या फिर सफिशिएंट श्योरिटी नहीं ला पा रहे, 3 कंडीशन है, उस केस में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास जुडिसडिक्शन है उसके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे थोड़ा हो गया, आगे बढ़ते हैं। और हमको क्या करना था, 39 को देखना था, नहीं 42 को देखना था। ठीक है, तो किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, 35 में कुछ भी लिखा हो, 39 में, 41 में, सब में कुछ भी लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति को जो यूनियन का है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते while he was discharging his duty except after obtaining consent। कंसेंट के साथ ही क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है, शैल अप्लाई टू, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है इस प्रोविज़न को टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एज may be specified wherein they may be serving upon and the provision of subsection will be substituted। मतलब देखो, पहला वाला बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ ही किसी भी आर्म फोर्सेस के व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, यूनियन के आर्म फोर्सेस के, while they were discharging their duty। अब ये 2 बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेम जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल करा सकती कोई भी फोर्सेस के मेंबर्स को वर्किंग इन देयर वर्किंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को अपने लिए काम करवा सकती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द यहाँ लिखा हुआ है उस रिप्लेस करके स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर होगा ए, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आगे बढ़े, इन ऑर्डर टू अरेस्ट अ पर्सन, चलिए सवाल को पूरा देखिए, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है फ्रॉम विथ अ अपार्टमेंट विच अ पर्सन हैज़ टू बी अरेस्टेड इज रीजनेबली बिलीव टू हैव एंटर्ड, द पुलिस ऑफिसर जिसके पास पावर है वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो पुलिस क्या क्या कर सकता है। अब इसको ये हम लोग जा रहे हैं एक तरह से अरेस्ट वाला है, और अरेस्ट करने के लिए वी आर सर्चिंग प्लेस, अरेस्ट प्लस प्लेस को सर्च कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोविज़न किसके बारे में बात कर रहा है, तो सर 44 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 44 को रीड करते हैं, लेट्स रीड 44 टुगेदर। तो 44 किसके बारे में बात करते हैं, इस सर्च ऑफ पर्सन एंटर्ड, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट करना था वो एक जगह पे एंटर कर गया है, जिसका अरेस्ट करना था वो व्यक्ति कहीं पे भी किसी प्लेस में एंटर कर दिया है। ठीक है, तो इफ़ अ पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है, और एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी अरेस्ट करने की, और वो बिलीव करता है कि पर्सन जो अरेस्ट किया जा रहा है वो किसी भी प्लेस में एंटर कर चुका है, एंड एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग चार्ज ऑफ सच प्लेस, मतलब देखिए ये बात कर रहा है जो व्यक्ति जा रहा है, जाने वाले का है ये, फिर जिसके पास जा रहा है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि कोई प्लेस में एंटर कर चुका है, विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिसाइडिंग और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच पर्सन। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो होंगे, जो इंचार्ज है वहाँ रह रहे हैं, वो व्यक्ति को डिमांड कर सकता है, वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर, जाने वाला पुलिस ऑफिसर बोल सकता है क्या, कि उसको अलाउ किया जाए अंदर घुसने के लिए और जितनी भी फैसिलिटी, रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अगर सामने वाला ऑब्टेन नहीं करता, मतलब सामने वाला परमिशन नहीं देता, तो उस केस में क्या कर सकता है, ये लॉफुल होगा, जो भी व्यक्ति वारंट के अंदर काम कर रहा है तो वो उस प्लेस में एंटर कर सकता है। ठीक है, कोई भी ब्रेक कर सकता है, ब्रेक, ओपन एनी आउटर और इनर डोर, विंडो ऑफ एनी हाउस, वेदर द पर्सन हैज़ टू बी अरेस्टेड और द अदर पर्सन इफ नोटिफिकेशन है। हाँ ठीक है, फिर अंदर घुस करके कर सकता है। अगर ये पर्दानिशी लेडी के बारे में है, अगर कोई व्यक्ति के कोई भी फीमेल है वहाँ पे जो जनरली बाहर नहीं आती, पर्दानिशी है, पर्दानशी लेडी जो कि बाहर नहीं आती, तो अगर उसमें वहाँ है तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को वहाँ से हटा ले, विड्रॉ कर ले, चले जाए जहाँ जाना है उनको। और जो पुलिस ऑफिसर एक बार अंदर घुस गए, ब्रेक ओपन कर चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, तो जाने के लिए भी वो दरवाज़ा खोल तोड़ सकते हैं। मतलब वंस एंटर करने के लिए आप ब्रेक तो कर ही सकते हैं, और अपने आप को लिबरेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए खुद को या द पर्सन जो है वो लॉफुल होगा कि वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस दिया गया है।
तो क्या क्या कर सकता है पुलिस पर्सन? डिमांड कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो है जो कि अपार्टमेंट टू अफोर्ड फ्री इंग्रेशन। जो ये प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस? राइट टू एंटर एनी बिल्डिंग। पुलिस ऑफिसर का जो राइट है किसी बिल्डिंग में एंटर करने का ताकि एग्जीक्यूट कर सके वो अरेस्ट को, उसी को बोलते हैं इंग्रेस। ठीक है, तो डिमांड अ पर्सन रिसाइडिंग इन द अपार्टमेंट टू ऑफर फ्री इंग्रेस देयर टू ऑल द रीजनेबल फैसिलिटी के बारे में डिमांड कर सकता है। यस, विदाउट रिसोर्सेज ऑफ एक्ट, अगर वो रिसोर्सेज नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो क्या कर सकता है? वो ब्रेक ओपन कर सकते हैं क्या आउटर डोर को, इनर डोर को इस अपार्टमेंट के, और एंटर कर सकते हैं देयर इन एट एनी स्टेज इन एनी सर्कमस्टेंसेज टू प्रिवेंट अरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का ए होगा। अब इसका आंसर ए क्यों होगा? एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इस सवाल में कि आउटर डोर इनर डोर दोनों को ब्रेक कर सकता है, ये सब दिया हुआ है। टू इफेक्ट द एंट्रेंस देयर इन एट एनी स्टेज इन एनी सर्कमस्टेंस टू प्रिवेंट एस्केप, वो व्यक्ति एस्केप ना कर जाए। तो ये चीज़ तो मुझे सही लग रही है। अगर आप उसको चीज़ को देखना चाहें तो ये इसके बारे में बात करता है कि अगर ये इंग्रेस जो है वो ऑब्टेन नहीं होता, माने परमिशन ऑब्टेन नहीं होती किसी व्यक्ति के जो कि लॉफुल है एक्टिंग अंडर द वारंट, ठीक है, और वो ऑब्टेन नहीं करता, बट कैन नॉट ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। ठीक है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो एंटर कर सकता है, ये सब कर सकता है, सब कर सकता है। तो इसका आंसर दोनों ही सही होना चाहिए। लेकिन जो आयोग है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था, यूपी सीजे का एग्ज़ाम है, तो उन्होंने इसका आंसर ए को लिया है। 21 का ए सही है, मतलब यही सही है, ये गलत है, ऐसा लिया है उन्होंने। ठीक है, हम भी यही ले लेते हैं कि ठीक है, डिमांड करने के बारे में दिया है, ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट के बारे में कहाँ दिया है? चलिए अगर मानते हैं ये हमको नहीं पता है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 43 क्या दिया है? 43 में वी नो टॉक्स अबाउट अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट हाउ मेड। 40 में क्या है? प्राइवेट पर्सन अरेस्ट। 41 में क्या है? मैजिस्ट्रेट अरेस्ट। ये 46 है। तो राइट आंसर विल बी 2 का राइट आंसर विल बी तो 2 का राइट आंसर 46 सी होगा राइट आंसर। तो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े बड़े सवाल में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो लेट्स ट्राई। उस सवाल को करने से पहले ये 52 का प्रोविज़न को पढ़ लीजिए, तब वो सवाल आपको समझ आएगा। तो 52 क्या बात करता है? पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है रेप का, ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, रेप का ऑफेंस उन्होंने किया है या फिर अटेम्प्ट किया है कमिटिंग ऑफेंस का, और रीजनेबल ग्राउंड बिलीव करने का कि उसमें से उस व्यक्ति में से हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं एविडेंस, मतलब उस व्यक्ति से एविडेंस मिल सकता है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ये लॉफुल होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, रन बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रन बाय द गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर एब्सेंट है, तो कोई भी प्रैक्टिशनर हो, प्रैक्टिशनर विद इन 16 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी हो, वो क्या कर सकते हैं? 16 किलोमीटर के रेडियस में क्या कर सकते हैं? तो वो एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के कहने पे गुड फेथ में अंडर डायरेक्शन और एड ऑफ द पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं और नेसेसरी फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज सच फोर्स एज नेसेसरी फॉर सच पर्पस। ठीक है, तो अगर मैं सवाल पे आऊँ, इट इज़ लॉफुल यूज़ it is lawful to use reasonable force necessary to compel a person arrested of the charge of committing an offence to facilitate lab technician of the private clinic registered medical practitioner to gather his sweat। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि रीजनेबल फोर्स यूज़ किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को कंपेल करने के लिए फॉर द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है,
और कोई भी प्राइवेट क्लिनिक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है वो उसका स्वेट ले सकता है और रीजनेबल ग्राउंड रहेगा एग्जामिनेशन करने के, ताकि उससे एविडेंस मिल सके। अब कौन सा सही है, तो प्रोवाइडेड इट इज़ डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के डायरेक्शन में। तो सब इंस्पेक्टर का तो यहाँ पे नहीं दिया है, बट सब इंस्पेक्टर के बारे में वी हैव बिलो सब इंस्पेक्टर वाला जो चीज़ है ना, वो हमारा CRPC में था। अब न्यू क्रिमिनल कोड में क्या लिखा है, खाली बस पुलिस ऑफिसर लिखा है। जो रैंक के बारे में जो है ना, वो चीज़ को डाइल्यूट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2022 का है, दैट इज़ वाई दिस इज़ करेक्ट कि सब इंस्पेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अगर गुड फेथ में एड करते हैं इनको, किनको रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट वाले को कि सैंपल वगैरह ले सकें, ताकि उस व्यक्ति का मेडिकली एक एविडेंस एक्वायर हो सके, अफोर्ड कर लें हम लोग एविडेंस, तो ये करना सही है। फिर दूसरा बात करता है कि प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी डन एज अबव इन द केस द ऑफेंस एलेज हैज़ बिन कमिटेड। ये ऊपर वाला चीज़ कब किया जा सकता है, जो ऑफेंस हो रेप का या फिर अटेम्प्ट टू रेप का, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर, जो भी हॉस्पिटल जो भी रन करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर लोकल एरिया के विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स एब्सेंट हैं, तब इस केस में प्राइवेट वाले को लिया जा सकता है। तो दोनों सही है इस केस में, ठीक है। और ये जो सब इंस्पेक्टर वाली चीज़ है वो डाइल्यूट हो चुकी है। अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर रेप एक्यूज्ड है उसको सेंड किया जा सकता है मेडिकल एग्जामिनर आउटसाइड द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, तो किसकी रिक्वेस्ट पे किया जा सकता है, तो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे उसको भेजा जा सकता है। कहाँ, आउटसाइड 16 किलोमीटर। मैं आपको बताती हूँ, ये है 53 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रेप वाला केस रहेगा। उसको अगर भेजा जाना है 16 किलोमीटर अवे, रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर अवे, तो किसके रिक्वेस्ट पे जाएगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ओनली, ठीक है। 16 किलोमीटर के बाहर भी भेजा जा सकता है। एन एक्यूज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ द ऑफेंस मे बी अलाउड टू बी आइडेंटिफाइड बाय अनदर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हो रहा है, एक्यूज्ड पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। कब किया, मतलब कौन कराएंगे इसका, बाय तो 54 में दिया है, वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ठीक। तो वेयर द पुलिस पर्सन अरेस्टेड ऑफ द चार्ज, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है फॉर कमिटिंग an offense and his identification by any other person or the person considered necessary for the purpose of investigation, the court having jurisdiction on the request of officer in charge of the police station के request पे, ठीक है, क्या किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफिकेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन इज़ अ मेंटल, जिसका व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज़, जो व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेडिकली फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक्स प्लेस इन द सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब जो आइडेंटिफाई कर रहा है, पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड वो मेंटली फिजिकली डिसेबल है, तो सुपरविजन होगा मैजिस्ट्रेट का। और एप्रोप्रिएट क्या लेंगे, एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर द पर्सन आइडेंटिफाइज द अरेस्टेड पर्सन यूजिंग द मेथड द पर्सन इज कंफर्टेबल विद द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, सच रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो मीन से रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे ऑफिसर इन चार्ज कंसर्न थ्रू कोर्ट, सी होना चाहिए इसका आंसर। 225 का आंसर होगा सी, दिस वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति को पर्सन चार्ज है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस बाय jurisdictional court on the request of the officer in charge of the test identification parade किया जा सकता है। Any person who has witnessed an act constitute a perpetrator and identifies the perpetrator, ठीक है। In such manner the court same fail under the supervision of judicial magistrate that the person identified is mentally disabled, ठीक है, ये भी सही है। The identified person shall be monitored by
वीडियोग्राफ इज द आइडेंटिफाइड डिसेबल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 226 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सारा स्टेटमेंट सही है। तो क्या है कि जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन होगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर करा जाता है तो किसके द्वारा किया जाएगा? द मैनर कोड देम फिट, कोड जैसा सही समझे वैसा किया जा सकता है। सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा मैजिस्ट्रेट का, अगर कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली फिजिकली डिसेबल है। और यहाँ पे मैंडेटरी फोटोग्राफिंग करने का कंडीशन दिया गया है अगर कोई पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है। इसका आंसर सारा सही है, तो द करेक्ट आंसर इज अबव, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फिर 35 जो है वो क्या बात करता है? अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में। ठीक, हु अमंग्स द फॉलोइंग द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, किस केस में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट? तो किस केस में नहीं कर सकता, करने के लिए हमको पता करना चाहिए कि किस किस केस में कर सकता है। ठीक है, तो 35 में पहुंचते हैं। 35 में क्या क्या कंडीशंस दी गई है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, वी विल ट्राई टू सम अप। ठीक है, तो जो पर्सन पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट को, सॉरी बिना ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट के वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अरेस्टेड पर्सन अगर वो कमिट कर रहा है कोई भी ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है, तो विदाउट वारंट कब अरेस्ट किया जा सकता है? जब पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। फिर अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट आई गई है या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो कि मिनिमम उसकी सज़ा 7 साल या 7 साल प्लस फाइन की है, तो उस केस में अरेस्ट किया जा सकता है। इफ़ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। पहला है पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन सच कंप्लेन, पुलिस ऑफिसर जो है हैज़ रीज़न ऑफ बिलीव। या फिर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि अरेस्ट ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए? प्रिवेंट सच पर्सन फर्दर क्राइम के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। या फिर अगर उस व्यक्ति को मतलब अरेस्ट नहीं किया गया तो वो जो है वो डिसअपीयर या टेम्पर कर सकता है एविडेंस को। या फिर प्रिवेंट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ताकि वो इंड्यूस थ्रेट या प्रॉमिस ना करे किसी व्यक्ति को जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में। और ये बात करता है कि अनलेस सच पर्सन अरेस्टेड इन हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मतलब जब कोर्ट मंगवाएगी तो वो नहीं आ पाएगा, तो कोर्ट जब भी बुलाएगी तो वो आएगा नहीं, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जितना भी चीज़ अगर पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो वो अपना रीज़न को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है ऑल केस में अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, और वहाँ पे मतलब जब वो नहीं करेगा तब भी रीज़न रिकॉर्ड करेगा और करेगा तब भी रीज़न रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है या डेथ सेंटेंस है, और पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव भी है, वो मानते हैं। कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर कोई भी व्यक्ति के पास एक पोजेशन है स्टोलन प्रॉपर्टी का। ठीक है, फिर कोई भी पुलिस ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को जब वो ड्यूटी अपनी निभा रहा था, या फिर भाग रहा है या फिर भागने की कोशिश की है लॉफुल कस्टडी से। या फिर वो डेजर्टर है, डेजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस का भागा हुआ आदमी है। फिर रीजनेबल कंप्लेन आई थी या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन था या रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता था, एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस, इफ कमिटेड इन इंडिया, कहीं और कर रहा है, आउटसाइड इंडिया कर रहा है, अगर इंडिया में करते तो वो ऑफेंस होता। ठीक है, उस केस में भी अरेस्ट किया जा सकता है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन और लाइबल टू बी अप्रीहेंडेड और रिटेन इन इंडिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया है? ब्रीच ऑफ रूल किया है 394 का। 394 है ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग, क्या चीज़ को नोटिफाई करना है? एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। ठीक है, इसकी कंडीशंस जो दी गई है उसको ब्रीच करता है तो, या फिर जो भी व्यक्ति अरेस्टेड है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेस्ट इन राइटिंग और ओरल में ली गई है किसी अनदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसके रिक्वेस्ट पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कहीं और पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं, यहाँ के एग्जाम्पल के लिए
के लिए राजस्थान पुलिस बोल रही है किनको, दिल्ली पुलिस को, कि अरेस्ट कर लीजिए। दिल्ली पुलिस वाले कर सकते हैं, ठीक है। द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज अरेस्ट इज मेड, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी हो गया। फिर कुछ भी दिया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 39 में दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी पर्सन जो है जिसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या उसके अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, कंप्लेंट आई है और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने ऐसा किया है, शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अ वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये सब दिया है, बहुत सारे दिए, मेरे तो सर भारी हो गया पढ़ पढ़ के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अरेस्ट विदाउट वारंट किस केस में नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग प्रूडेंस अपना लगाएं तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हु अमंग्स द फॉलोइंग पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विद वारंट, ठीक है। हु कमिट्स in the presence of police non-cognizable offense, who commits in the police cognizable offense, ठीक है। who commits in the presence of the magistrate in non-cognizable offense, none of the above। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल है तब भी अरेस्ट कर सकते हैं, कॉग्निजेबल है तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल में आई गेस नहीं कर सकती, गलत। इसका करेक्ट आंसर है कि जो पुलिस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकती। हमने पढ़ा था यहाँ पे दोनों जो हमारा कंडीशन दिया गया था अरेस्ट विदाउट वारंट वाला, तो पहला है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कर सकती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल जो है वो पनिशेबल है अप टू 7 years। फिर दूसरा आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल अप मोर देन 7 years और डेथ पेनल्टी, तो इस केस में किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं कर सकती, कब कर सकती है? एक्सेप्शन कहाँ दिया गया है? 39 में दिया गया। क्या दिया गया है कि उसका नेम को एसर्टेन करने के लिए या एड्रेस को एसर्टेन करने के लिए किया जा सकता है। चलिए, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट कहाँ पे दिया है? 32 में क्या दिया है? 32 तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन लेट्स ट्राई। 32 बात करता है ए टू पर्सन, ठीक है, ए टू पर्सन नॉट बीइंग पुलिस ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट कर रहा है किसको? वारंट को, तो उसकी हेल्प करना जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिंग वारंट, ठीक है। 32 में दिया गया है। फिर 41 में क्या दिया है? अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, यही इसका आंसर होगा। 45 में क्या दिया? 50 में क्या दिया है? 50 में वी नो कि हमारा सीज वेपन दिया गया है, वेपन को ले लेना। और 45 में वी हैव परसुइंग ऑफेंडर आउटसाइड अदर जुरिस्डिक्शन के बाहर में किसी भी ऑफेंडर को लेना है तो उसको मतलब परस्यू करना है, तो उस केस में दिया गया, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये 37, ये अपना देखिए, मजिस्ट्रेट पावर टू अरेस्ट, ये कहाँ दिया गया है? तो वी नो 41 में दिया गया है। प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट पावर 40 में दिया गया है। ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम, ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसको हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहाँ दिया गया है? इट इज़ गिवन 36 में दिया है। 36 में क्या बात करता है? प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर टू अरेस्ट और ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहा है वो एक्यूरेट और विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन रखेगा अपने नाम का। फिर प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, एटलीस्ट 1 विटनेस होगी फैमिली मेम्बर की जब वो अरेस्ट कर रहा है, या तो फिर कोई रेस्पेक्टेबल मेम्बर होगा सोसाइटी का, लोकेलिटी का, जब अरेस्ट हो रहा है। और जो पर्सन अरेस्टेड है उससे काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। फिर इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अरेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, ठीक है। अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो फैमिली साइन करती तो कोई बात नहीं, अगर फैमिली साइन नहीं करती है तो ड्यूटी है किसकी? पुलिस ऑफिसर की, क्या करने की? इन्फॉर्म करने की, रिलेटिव्स की, फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है अबाउट हिज अरेस्ट, ठीक है। फिर 37 बात करते डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल में,
जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है, पीसीआर बोलते हैं ना, पीसीआर वैन होती है, पीसीआर वैन पुलिस की गाड़ी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर पुलिस ऑफिसर में जो कि रैंक, मिनिमम रैंक उनकी क्या रहेगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक वाले होंगे। वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे मेंटेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और नेचर ऑफ द ऑफेंस के बारे में जिसके लिए चार्ज किया जाएगा, और which shall be prominently displayed in the manner included in the digital mode in every police officer at the district। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक पीसीआर रूम हमारा रहेगा, ठीक है, हमने पुलिस कंट्रोल रूम में बना दिया, और एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर जो कि मिनिमम रैंक उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने की, इन्फॉर्मेशन की, नेम एंड एड्रेस को मेंटेन करने की। कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, उसका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है और किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, और उसको डिजिटल मोड में पब्लिश करेगा, कहाँ पे, एवरी पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उसको डिस्प्ले करेगा। पर्सन अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा इन ऑफिसर्स को। इन ऑफिसर्स की मिनिमम रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की होगी, और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मिनिमम रैंक वाले जो ऑफिसर हैं वो मेंटेन करेंगे इन्फॉर्मेशन को। कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका ऑफेंस का नेचर क्या है, और उसको डिस्प्ले करेंगे डिजिटल मोड में हर पुलिस स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, राइट। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 37 में है, और मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रोसीजर में 36 में है, ठीक है, ये 36 होगा। तो ए का आंसर क्या है, तो ए का आंसर वी नो 36 टू नो 36 रहेगा, ये सब पता नहीं क्या लिखा है। 41 का कायदे से अगर कन्वर्जन में देखूँ तो 41 का वी हैव 35 का 3 से लेके 6 तक, और 41 का बी अगर मैं देखूँ तब वो रहेगा 37, लेकिन यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो 36 में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 36 होगा, 36, तो हम लोग 36 को मानेंगे, तो इसका ए का 2 हो जाएगा, बी का हमारा 1 हो जाएगा, सी का हमारा 4 हो जाएगा, और डी का हमारा 3 हो जाएगा। 2143 बी में आया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहाँ दिया गया है, 54 में दिया गया, 52 में क्या दिया, 53 में क्या दिया, 56 में क्या दिया, तो 54 में दिया है, 54 में दिया है आइडेंटिफिकेशन के बारे में तो हमने बता दिया। 52 में क्या दिया गया है, 52 में दिया गया है एग्ज़ाम, किसका एग्ज़ाम, रेप एक्यूज्ड का, ठीक। 53 में क्या बात किया है, 53 में बात किया है एग्ज़ाम किसका, अरेस्टेड पर्सन का। 56 में क्या बात किया गया है, तो हेल्थ सेफ्टी के बारे में, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, ये मैंडेटरी कहाँ दिया गया था, 58 में दिया गया, ठीक। तो 57 में क्या दिया है, तो 57 में वी हैव अरेस्टेड पर्सन को या तो मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, या तो फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ले जाओ। 59 में क्या दिया गया, 59 में दिया गया है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, और 60 में बात की गई है डिस्चार्ज के बारे में, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। टू होम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट केसेस, और किसको रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट केसेस ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं तो किसको बताएंगे, तो ये बताएंगे 58 में क्या लिखा है कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है डिटेन विल नॉट बी, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता 24 आवर्स से ज़्यादा। जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो रिपोर्ट करेंगे डीएम साहब को, और डीएम साहब को रिपोर्ट करेंगे, और इफ़ डायरेक्टेड टू दी एसडीएम, अगर उनको डायरेक्शन मिलेगी तो एसडीएम साहब को रिपोर्ट करेंगे। जो भी व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है विदाउट वारंट विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेशन, वेदर सच पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, बेल में छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया उससे मैटर नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है उसको डीएम साहब को बताना, उसकी ड्यूटी है इस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए। अगर उसको डायरेक्ट किया जाएगा तो एसडीएम को भी बता सकते, उनको भी बताना ड्यूटी है। इसका आंसर क्या होगा 58 के अकॉर्डिंग टू 58 टू होम
द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द केस, तो डीएम साहब को करेंगे। और उनके एब्सेंस में एसडीएम को, उनके इफ़ डायरेक्टेड सो लिखा है, इफ़ डायरेक्टेड सो, अगर उनको डायरेक्शन मिलेगी तो एसडीएम साहब को भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट किस में कर सकता है? 35 में कर सकता है। 39 में क्या दिया गया है? अरेस्ट टू असर्टेन, असर्टेन क्या चीज़ को असर्टेन करने के लिए? नेम एड्रेस। 32 में क्या दिया गया है? तो कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट कर रहा है, प्राइवेट पर्सन मीन्स नॉट बीइंग पुलिस ऑफिसर, तो उसको हेल्प करनी पड़ेगी, किसके लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी? उसकी, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है किसी भी वारंट को। 49 में क्या दिया है? 49 में दिया है सर्च अरेस्टेड पर्सन, सर्च अरेस्टेड पर्सन। 35 में ये दिया है, ठीक। फिर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट कहाँ दिया? 35 में दिया है। 32 आपने कर लिया। ये किसके बारे में बात करता है? कोई प्राइवेट पर्सन नॉट बीइंग पुलिस ऑफिसर और वो अरेस्ट करता है तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हेल्प करने की। 35 में दिया गया है अरेस्ट विदाउट वारंट। 39 में क्या दिया है? नाम को असर्टेन करना है, कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है। 33 में क्या दिया गया? 33 में दिया गया है पुलिस ऑफिसर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बात करता है कि ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए टू इन्फॉर्म द पर्सन विदाउट वारंट। अरेस्ट कर रहा है कोई भी व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है इन्फॉर्म करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कि वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके पास राइट है बेल का और नहीं है, ये चीज़ कहाँ में दी गई है। तो 53 तो बात करता है एग्जामिनेशन के बारे में। 48 क्या बात करता है? तो 48 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट, ठीक है। 48 को देखेंगे हम। 47 क्या बात करता है? 47 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ बेल, ठीक है। और 35 जो बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट तो करता ही है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं प्रोविजन को। 47, 48, 46 को देख लेते हैं। छोटा सा है एकदम कि कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, जबरदस्ती का उसको एकदम बांधना नहीं है, खाली इतना करना है कि वो उसका अरेस्ट प्रिवेंट कर सके, उसका अरेस्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना है और राइट टू बेल बताना है, ठीक है। फुल पर्टिकुलर्स मतलब हर ऑफेंस के बारे में डिटेल देना पड़ेगा और उसके पास अरेस्ट करने का ग्राउंड बताएंगे वो, ठीक है। और दूसरा ये बताएंगे कि उसको व्यक्ति को जब भी अरेस्ट कर रहे हैं तो उस मैंने पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल, बेलेबल ऑफेंस वाले व्यक्ति, बेलेबल ऑफेंस वाले व्यक्ति को बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि वो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए बेल में, और ही में अरेंज सियोरिटी ऑन हिज बिहाफ। तो वो बोल सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस है, तुमको बेल मिलेगी, तुमको बेल में तुमको छूट जाओगे और तुम अपने लिए श्योरिटी ले आओ, ठीक है। 48 बात करता है ऑब्लिगेशन की, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट कहाँ पे दिया है? 40 में दिया गया है। 41 में क्या दिया है? मैजिस्ट्रेट का अरेस्ट दिया गया है। 27 में क्या दिया है? तो 27 में वी हैव पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंटेड, ठीक है। 26 में है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं करता। फिर कौन सा बात करता है? प्रोहिबिट्स अरेस्ट और रिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूटिंग द डिक्री ऑफ मनी, मनी के डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उसको, ये एक सीपीसी का क्वेश्चन है कि मतलब प्रोहिबिट करता है, कोई भी वुमेन का डिटेंशन नहीं हो सकता फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मनी, मनी को एग्जीक्यूट करने के लिए, डिक्री जो मनी की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी वुमेन का अरेस्ट नहीं हो सकता। ये कहाँ दिया है? ये इसमें दिया है, सीपीसी का क्वेश्चन गलती से डाल दिया इन्होंने, तो उसका आंसर है 57 में दिया है, बट ये सीपीसी का सेक्शन है। फिर नेक्स्ट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, कौन से सेक्शन में
पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एक्यूज विदाउट वारंट, वारंट के बिना अरेस्ट कर दिया जा सकता है, 35 में दिया गया है। 33 में क्या दिया गया है, हेल्प करेगा कोई व्यक्ति जो कि अरेस्ट हो रहा है बाय अ प्राइवेट पर्सन नॉट बीइंग पुलिस ऑफिसर, तो उसको एड प्रोवाइड कराना है जो भी व्यक्ति आसपास के हैं। 32 में क्या बात करता है, 32 में बात करता है 33 में क्या बात करता है, पुलिस टू गिव इन्फॉर्मेशन, और एक 32 में बात करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है, अगर वो अरेस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, तो उसको हेल्प करना है। और 39 में बात करता है नेम वाला, 35 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी देखूंगी तो क्या राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा 56, 39 का बी 56। 47 में क्या दिया गया, 47 में भी नो कि 47 में पहला तो 46 में है नो रिस्ट्रेंट, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट के बारे में 47 में बात करता है। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी नो द ग्राउंड्स, तो ग्राउंड्स के बारे में 47 में दिया है, और बेल राइट्स के बारे में भी 47 में दिया है। 56 में क्या बात करता है, 56 में बात करता है हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी। 53 क्या बात करता है, 53 में बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड ऑफ मेडिकल ऑफिसर, अरेस्टेड बाय मेडिकल है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, अब बहुत देर हो गई है तो इसको ख़त्म करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे, देखिए ना इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइम हो चुका है। अगर अब तो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, जब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे दूसरे मैराथन में मे बी इसको कवर करें। बाकी आज के लिए तो दैट इज़ इनफ। थैंक यू सो मच।